आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम नवाब मलिक की गिरफ्तारी के पीछे जारी सियासत और हिमाकत यानी मूर्खता की चर्चा करेंगे। दोस्तों, नवाब मलिक कौन है यह बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि सारी दुनिया जानती है। समीर वानखेड़े के एपिसोड के बाद सबको पता चल गया कि नवाब मलिक जो है वो कैसे नेता हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त यानी आज से तकरीबन 5-6 महीना पहले किस तरह से भाजपा की नींद हराम कर दी थी, इसका रिकैप पहले देखें और फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपने देखा कि नवाब मलिक ने शुरू में ये कहा कि जो बम फूटने वाला था वो नहीं फूटा, तो वो बम क्या था और वो कैसे फूटने वाला था, इसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी था। तो शुरुआत उसी भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री से करते हैं जिनको योगी की तरह दोबारा मुख्यमंत्री बनने का विश्वास था। इसलिए वो मराठी में कहते थे येणारच, यानी मैं तो आ ही जाऊंगा। सत्ता गंवाने के बाद भी वो बहुत दिनों तक अपने आप को मुख्यमंत्री समझते रहे और अभी भी कभी कभार भूल जाते हैं कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। 5 महीने पहले उन्होंने नवाब मलिक को क्या धमकी दी थी, जरा खुद उनकी अपने शब्दों में सुनिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। दोस्तों, आपने सुना, फडणवीस दिवाली के बाद पटाखा फोड़ने की धमकी दे रहे थे। दिवाली गुजर गई और उसके बाद अब होली सामने आ गई, लेकिन उनका पटाखा नहीं फूटा। जब उनसे कुछ नहीं हो सका और भाजपा की केंद्र सरकार से भी कुछ नहीं हो सका, तो ईडी का बम विस्फोट कर दिया और उस बम विस्फोट के जरिए से नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि नवाब मलिक को क्यों गिरफ्तार किया गया। इसके कई कारण हैं और वो सब सही हैं, इसलिए कि भाजपा के चाणक्य एक तीर से कई शिकार करने का प्रयत्न करते हैं।
परंतु दुर्भाग्य से आजकल ये हो रहा है कि उनके सारे निशाने फेल हो जाते हैं। नवाब मलिक के बारे में पहले भी यही हुआ और फिर यही होने जा रहा है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर ये जो प्रश्न पैदा हुए हैं, आइए इनको समझने के लिए दिनेश वोरा जी की मदद लें। दिनेश वोरा बहुत सालों तक सरकारी अधिकारी रहे हैं और उन्होंने जांच एजेंसी में भी काम किया है, इसलिए उनको जो है इसकी तमाम प्रतिक्रिया जो प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो है वो लोगों पर कार्रवाई की जाती है, उसका बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आइए इस इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट से सुनते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी से पैदा होते हैं। सर, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं और दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, इस हमाम में सभी नंगे हैं। और एक मंत्री की गिरफ्तारी सुबह उनके घर से उठाकर लेके जाना और इतनी जल्दी, तो क्या 3-4 घंटे के अंदर सारे स्टेटमेंट्स पूरे हो गए, कंक्लूसिव एविडेंस हो गया, जहां उनके जो से थी उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया गया, कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये व्यक्ति देश छोड़कर भागने वाला नहीं था, ये व्यक्ति सरकार का एक अभिन्न और बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिसको पूरी कार्रवाई करने के बाद अगर गिरफ्तार करना था तो किया जा सकता था। 4-5 घंटे की इंक्वायरी के अंदर ये कंक्लूसिवली प्रूव कर देना कि इनके नाते किसी विदेश में रहने वाले व्यक्ति के साथ में थे जो टेररिज्म में इंक्लूड था, ये थोड़ा सा फार फेच्ड है सर। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी दिनेश वोरा जी उठा रहे थे, इनका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है, परंतु उसके दिमाग में सत्ता की हवा भरी हुई है, इसलिए वो जो है वो अपनी जवाबदेही महसूस ही नहीं करते और किसी को जवाब देना ही नहीं चाहते। लेकिन जनता तो इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती है, इसलिए आइए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से सुने कि आखिर क्या कारण है कि उनको गिरफ्तार किया गया और ये जो प्रश्न वोरा जी ने उठाए हैं उनका जो है वो क्या राजनीतिक उत्तर है। इसके तीन चार बड़े कारण है। पहली बात तो यह है कि नवाब मलिक ने जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे के बाद जो उन्होंने जिस तरीके से एक तरीके से मोर्चा खोला था, और वो मोर्चा सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि जो समीर वानखेड़े हैं वो जाहिर सी बात है वो कोई अपने बल पे तो कार्रवाई कर नहीं थे, उनकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कुछ तरीके से कार्रवाई करे, और उनको जिस उस समय समीर वानखेड़े को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश एजेंसीज की तरफ से हुई थी तो वो बिल्कुल साफ है। तो नवाब मलिक ने एक तरीके से मोर्चा खोला हुआ था, रोज कुछ ना कुछ वो नए नए खुलासे करते जा रहे थे। उसके बाद समीर वानखेड़े को उस पूरे मामले से हटाने के अलावा केंद्र के पास कोई चारा बचा नहीं था। अब इसलिए एक तो ये एंगल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बदले की कार्रवाई कि तुम अगर हमारी एजेंसी के किसी आदमी पर अगर हमला करोगे तो फिर अगला एजेंसी का कोई आदमी अगर कहीं किसी और के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा तो उसका हमेशा इस बात का डर होगा कि मैं भी डिस्क्रेडिट हो जाऊंगा या मेरे खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर सकती है। तो एक तो ये कि मैसेज देना बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस गिरफ्तारी का उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेना देना है, और लेना देना बहुत साफ है। अगर पिछले 4-5-6 दिनों का अगर आप हिसाब किताब देखें तो अहमदाबाद की कोर्ट में जब फैसला आता है ब्लास्ट को लेकर, उसमें एक आतंकवादी के पिता की तस्वीर को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाता है, और उसके बाद नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि समाजवादी पार्टी हमेशा आतंकवादियों के साथ रही है या उसको समर्थन देती है। फिर यह भी कहा जाता है उनका मैनिफेस्टो निकाल के कि देखिए इनके मैनिफेस्टो में तो यह भी लिखा हुआ कि जो निर्दोष मुसलमान है लेकिन आतंकवाद के मामले फंसाए गए उनके खिलाफ हम केस वापस करेंगे। फिर हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी बहुत तेजी के साथ जो है वो तमाम जो मीडिया है उसमें उसका हवाला दिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि साइकिल और बम, और उसके बाद लगातार अनुराग ठाकुर जिस तरीके से एक तरीके समाजवादी पार्टी को आतंकवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नवाब मलिक तो का इस वक्त चुनाव की चौथे दौर में सुबह उनको उठाना और उठाने के बाद शाम तक उनको गिरफ्तार करना, ये बिल्कुल स्पष्ट नैरेटिव है कि जो विपक्ष के लोग हैं ये आतंकवादियों के साथ इनकी साठगांठ होती है। अब आपने सुना कि आशुतोष ने डिटेल से बताया कि ये जो कुछ किया गया है इससे जो है वो भाजपा किस तरह का नैरेटिव पैदा करना चाहती है, किस तरह से इस हरकत से उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो है वो प्रभावित करना चाहती है,
और किस तरह से अपनी डूबती हुई लुटिया को बचाना चाहती है। लेकिन ये जो कुछ भी वो वहाँ कर रही है, इसका परिणाम क्या होगा, 2024 के चुनाव से पहले इसका क्या परिणाम होगा और 2024 के बाद भाजपा को ये कैसे महंगा पड़ेगा, इस प्रश्न का जवाब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि संजय राउत ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर क्या कहा। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज दिए हैं जो आप बीजेपी में आए हैं उस वक्त। बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, हाँ, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझ नहीं जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उनको समझ नहीं जाता है, उनके पास ईडी नहीं पहुंचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंचती है। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूँगा। और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मैं करूँगा, एक्सपोज करूँगा एक को, मैं एक ऑफिसर को एक्सपोज करूँगा। आप देखिए दोस्तों, आपने संजय राउत को सुना। ये वही नेता हैं कि जब उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार की बात कही थी तो लोग जो है वो उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज वो एक सच्चाई बन गई है और अब वो जो कुछ कह रहे हैं, संभव है कि कल वो भी एक बहुत बड़ी सच्चाई बन जाए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे केंद्र सरकार ने सारे कायदे कानून को ताक पर रख दिया है, बल्कि अपने कदमों तले कुचल दिया है। आइए देश के प्रसिद्ध वकील एडवोकेट इंदरपाल सिंह से जाने कि किस तरह से सरकार ने कानूनी प्रतिक्रिया को जो है वो उसका उल्लंघन किया है। श्री इंदरपाल सिंह। तो पीएमएलए एक्ट में ये होता है कि इन्होंने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, इलीगल काम किया है, इट इज एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। इन्होंने कहीं भी कानून को नहीं माना है और कानून को ताक पे रख के, संविधान को ताक में रख के ये अरेस्ट की गई है। सबसे पहली बात तो ये है। इनकी रिमांड में ये डेफिनेटली आज जो भी अपीयर होगा वो ये अरेस्ट को चैलेंज करेगा कि ये अरेस्ट इलीगल अरेस्ट है, ये अरेस्ट असंवैधानिक अरेस्ट है करके। आपने सुना कि इस तरह के केस में एक्सपर्ट माने जाने वाले इंदरपाल सिंह ने क्या कहा। इससे पता चलता है कि भाजपा को कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं है, उसको इसकी कोई परवाह नहीं है। और जैसा कि आशुतोष ने पहले कहा था, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, परंतु इस इंतकामी कार्रवाई से उसने महाराष्ट्र का किस तरह अपमान किया है, महाराष्ट्र की जनता का किस तरह से अपमान किया है। आइए ये बात शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले से सुने, जिन्हें आज ही बेहतरीन सांसद का पुरस्कार भारत सरकार ने दिया है। आइए सुनिए कि सुप्रिया सुले इस बारे में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहती हैं। सुबह नवाब भाई के यहाँ ईडी के लोग आए थे। बहुत दिन से बीजेपी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, हितचिंतक उनके ट्वीट करे जा रहे थे कि
नवाब भाई और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ईडी नोटिस आएगी, ये होगा वो होगा, वो आज हो गया है। वो जो उनके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन, वो जो षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, वो आज होते हुए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रही है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश में तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो उसकी लुटिया पहले ही डूब चुकी है, परंतु महाराष्ट्र में उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले तो उसको मुंबई महानगर पालिका में इसका जो है वो कीमत चुकाना पड़ेगा, यानी भाजपा का मुंबई में सफाया हो जाएगा। और उसके बाद राज्य स्तर पर और जो है वो केंद्र स्तर पर भाजपा का जो हाल होगा इस तरह की हरकतों से, इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। शरद पवार के ऊपर हाथ डाला है कि नवाब मलिक इज वेरी क्लोज टू शरद पवार। वो स्पोक्स पर्सन करके काम करते थे पार्टी के भी और मंत्रिमंडल के भी। तो इस बार यदि शरद पवार ने यदि अपने पत्ते खोले तो शरद पवार को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा ईडी का नोटिस शरद पवार को दिया और शरद पवार ने सत्ता से बाहर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत अभी की 1 साल पहले की बात है। दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके बाद जब पूरा जो है वो एनसीपी, कांग्रेस और सारे शिवसेना ये सब जो है वो एकजुट होकर बीजेपी के पीछे पड़ जाएंगे, तो यकीन जानिए कि उसकी चूलें हिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि ये संघ को, यानी संघ परिवार के मुख्यालय को जो है वो नागपुर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है ये खबर आए कि इस हरकत के बाद, इस मूर्खता के बाद संघ परिवार ने अपना मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र से निकाल करके गुजरात या दिल्ली या कहीं और शिफ्ट कर लिया, इसलिए कि महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र के नेता और महाराष्ट्र की जनता इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और बीजेपी को जो है वो इसके लिए बहुत कड़ी शिक्षा देगी, बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।